Namaskar, welcome to this video. I am O.P. Singh. In this video, I will discuss a question which was asked in Civil Services Mains 2021. The question is asked in 150 words and it carries 10 marks. तो question जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, this question is related to the process of integration. Assess the main administrative and socio-cultural issues in the integration process of the Indian princely states. Indian princely states की जो integration हुआ था Indian Union में, उसमें कौन कौन से issues थे, कौन कौन सी problems थी. इसमें दो तरह के issues बताए गए हैं, administrative और दूसरे तरह का जो issue है वो है socio-cultural. ये दो तरह के इश्यूज हैं जो इसमें आपको बताने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो कल्चरल. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको मैं बता दूं. प्रिंसली स्टेट्स जो थे इंडिया में, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 565 नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स थे. नेटिव स्टेट्स भी उन्हें कह देते हैं. दीज नेटिव स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स दे वर कन्फ्यूज्ड. इट वॉज ए मैसी सिचुएशन. और ये मैसी सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन किस वजह से थी. प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्टेड वेल बिफोर 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त तक आते आते मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड बीन फोर्स्ड टू ज्वाइन द यूनियन और ऑटोमेटिकली डिसाइडेड टू ज्वाइन द यूनियन. उनकी बात समझ में आ गई थी कि इंडियन यूनियन में ज्वाइन करे बिना हमारा गुजारा नहीं है, या ज्वाइन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे वो भी थे. फ़ायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टेट्स ने, जो वल्लभ भाई पटेल थे सरदार, जो गृह मंत्री भी थे, तो उनकी बात को समझ लिया था. जो बात नहीं समझते थे उन्हें धमकाया गया, उन्हें प्रेशराइज किया गया और देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एग्री टू ज्वाइन द यूनियन. ठीक है, तो कौन कौन से इश्यूज़ हैं. एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो कल्चरल इश्यूज़. एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या चीज़ आएंगी और सोशियो कल्चरल में क्या क्या चीज़ आएंगी, कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, ये सब बताना है आपको. इसमें बस ज़रा सा टाइम लाइन का ज़रूर आप बता दीजिएगा कि भाई इंटीग्रेशन प्रोसेस है क्या और कब से कब तक चली. तो 19 राइट फ्रॉम 1946 टू 56 ये प्रोसेस चली. और इसके 3 फेजेस हैं. एक तो है एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. जब जो स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, उनको एक्सीड करने का उन्होंने डिसीजन लिया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उन्होंने साइन किया था. ये पहली फेज थी एंड दिस फेज वाज कंप्लीटेड 1948. उसके बाद का जो फेज है वो था सिंप्लीफिकेशन. और सिंप्लीफिकेशन का जो फेज है 1948 और 50 के बीच में चला. और इसमें बहुत सारे यूनियंस बनाए गए. जो नेटिव स्टेट्स थे बहुत सारे छोटे छोटे थे, उनकी बाउंड्रीज वगैरह बनाई. आप यहाँ डिटेल में आपको ये नहीं देना है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये ज़रूर बता देना है. एंड देन जो थर्ड जो फेज थी उसकी इंटीग्रेशन, दैट वाज द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1953 से लेकर 1956 तक चला था. ये बहुत शॉर्ट में बताना है, ये यहीं से शुरुआत आपके आंसर की होगी. अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे देख लीजिए. इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज विद रिगार्ड टू द साइज, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. इफ़ यू सी द मैप ऑफ 1946 इंडिया, तो आप देखेंगे कि देयर वर टाइनी स्टेट्स. इतने छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनका रेवेन्यू, एक स्टेट का तो रेवेन्यू एक साल 27 रुपीज़ था एनुअल रेवेन्यू, और बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे. तो साइज में, पॉपुलेशन में, रिसोर्सेज में, पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. तो इतनी सारी चीज़ें थी. कोई इतना छोटा सा था, कोई बड़ा था, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा. इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी. ये एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी. एंड ऑल दीज स्टेट्स, तो ये
अच्छा, फिर क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज इन रिलेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद द ब्रिटिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर पावर। यहाँ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ लेकिन ये सारी बातें लिखनी नहीं है। जैसे 1757 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके बाद अवध, इसके बाद फिर निजाम ऑफ हैदराबाद, टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया, मैसूर स्टेट। तो बहुत सारे स्टेट्स, मराठा स्टेट, सबको उन्होंने डाउन किया। एंड देन इन द कोर्स ऑफ टाइम दे केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर रिलेशनशिप विद द लोकल नेटिव स्टेट्स। और उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट भी किए। बहुत छोटे छोटे स्टेट्स भी थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे, स्टेट्स के अंदर स्टेट्स थे। जैसे जूनागढ़ स्टेट था गुजरात का, उस जूनागढ़ स्टेट में अंदर ही 200 स्टेट्स और ज़्यादा थे। इसी तरह से बहुत से, जैसे ग्वालियर स्टेट्स में भी कई स्टेट्स थे, तो हैदराबाद स्टेट में भी कई स्टेट थे। मैसूर का जो स्टेट था हैदराबाद स्टेट का ही पार्ट था। ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज थी। यहाँ जो बात हो रही है, ये तो मैंने इसी में बता दिया, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस बात ये है कि जब ब्रिटिश ने अपना रिलेशन शुरू किया प्रिंसली स्टेट से, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना शुरू किया, तो दे डिवाइज डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द नेटिव स्टेट्स। उन्होंने अपने अपने अलग अलग मैकेनिज्म उन्होंने डिवाइज की थी। और वो मैकेनिज्म क्या थी? एक तो मैकेनिज्म ये थी कि उन्होंने ये मान लिया था कि ब्रिटिश आर द पैरामाउंट पावर, ब्रिटिश सुप्रीम पावर है, एंड नेटिव स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट। नेटिव स्टेट सबऑर्डिनेट हैं। और कम से कम 3 विषयों में पैरामाउंट पावर के पास ये अधिकार है। सभी स्टेट्स के ऊपर उन्होंने एक तरह से ये अधिकार का दावा किया कि वी हैव टू, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले और फिर बाद में कौन आ गई? बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन। तो हमें किस चीज़ के ऊपर अधिकार है? उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, कम्युनिकेशंस एंड डिफेंस। इनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इस सब सबऑर्डिनेटेड स्टेट्स हैं, तो एटलीस्ट इन 3 पावर्स द ब्रिटिश आर सुप्रीम। अच्छा, इसके बाद उन्होंने इनके साथ, सबऑर्डिनेट स्टेट्स के साथ उन्होंने अपनी कैटेगरीज बनाई, अलग अलग कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब इन कैटेगरीज की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इससे ये हुआ कि जब इन्होंने इन स्टेट्स के साथ डील किया तो उसमें मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने 100 ट्रीटी बनाई, नहीं 100 ट्रीटीज नहीं थी, समझौते। Hundreds of the treaties were signed with these states by the British for the sharing of the river waters, for the sharing of the railways, roads, highways, for the sharing of the revenues, for the sharing of the ports facilities, etc., taxes. उन्होंने इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी ऑलरेडी, और फिर उन्होंने बहुत सारे hundreds of the agreements or treaties were signed. अब ये कह रहे थे ये स्टेट्स कि भाई हम we are very much concerned about our integration process, हम जुड़ तो जाएंगे लेकिन what about our interest in the free India, इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारी पोजीशन क्या होगी? would we be able to preserve our age old interest which had been preserved by the British? अंग्रेजों ने जो इंटरेस्ट हमारे प्रिजर्व किए थे, क्या हमारे वो इंटरेस्ट मेंटेन रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और ये एक समस्या थी कि अगर भारत इकट्ठा नहीं होता और ये सभी स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहते तो इंडिया की जो विज़न थी वो बिल्कुल पीछे रह जाती, फुलफिल ही नहीं होती। क्योंकि इंडियन रेलवेज जब मूव करती है दिल्ली से और चेन्नई तक या तूतीकोरिन तक, तो फिर वो कितने ही राज्यों के बीच में से होकर निकलेगी। तो उस चक्कर में ब्रिटिश ने, एक तो पॉजिटिव बात भी इसमें ये थी कि अंग्रेज़ों ने अपना एक पैरामाउंट राइट, एक सुप्रीम राइट हमेशा क्लेम किया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और दूसरा
उन्होंने जो नेगेटिव वो ये था कि दे हैड टू साइन ए सेवरल नंबर ऑफ द ट्रीटीज विद देम, हैड दीज ट्रीटीज बीन अलाउड टू कंटिन्यू तो देन इट वुड मेक द लाइफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ ऑफ द फाइनेंसेस, रेवेन्यूज, हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है दैट वुड बी डिसलोकेटेड। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, इश्यू था, डिस्कॉर्ड्स एंड एंटीफेंसी। और दूसरी बात ये थी कि छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो रियासतें थी, अपने आसपास की बड़ी रियासत के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं था, और दूसरा उनका आपस में भी कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। इस तरह से आपस में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, डिस्ट्रस्ट था, लैक ऑफ ट्रस्ट था। उसकी वजह से फ़ायदा भी मिला। व्हेन इंटीग्रेशन प्रोसेस वाज इनिशिएटेड तो इट बेनिफिटेड द यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। वल्लभ भाई पटेल को इसमें से काफ़ी कुछ फ़ायदा भी मिला और इससे नुकसान भी हुआ। और एक ये था कि बहुत सारे स्टेट्स इतने छोटे थे कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं चला सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड बी द केयर टेकर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन देयर बिहाफ, एंड financially they were so weak that British government had to undertake the financial responsibility for these states. Many of these states were maintained out of the stipends paid by the British government to them. इस तरह से ये स्टेट्स जो थे ये अपने आप को सस्टेन भी नहीं कर सकते थे। इतने सारे स्टेट्स और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ये स्टेट्स इतने सारे तरह के होते थे कि इनमें आपस में रिलेशन कंटिन्यू करना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो पाता था। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इनमें बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स थे। तो ये जो स्टेट्स थे उनमें से कुछ इतने ज़्यादा नाकारा थे, निकम्मे थे, या कह दें कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट था कि उनकी जो सरकार है वो अपने आप नहीं चल सकती थी। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ये काम करती थी और इंडियन जो बाद में गवर्नमेंट बनी उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा। अब हम सोशियो कल्चरल इश्यूज की बात करते हैं। रिलीजन वॉज ए मेजर इशू। जैसे हैदराबाद स्टेट था, निज़ाम वॉज ए मुस्लिम, माइनॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज नॉन मुस्लिम। तो एक इशू बना। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल इन हैदराबाद स्टेट देयर वर द पीपल belonging to different languages. Hyderabad state did have the population of Marathis, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज भी थे। एक कश्मीर का इशू था। कश्मीर में जो वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, वो हिंदू था। हरि सिंह वॉज ए हिंदू, हिज पॉपुलेशन वॉज मेनली मुस्लिम, 75% वॉज मुस्लिम। तो ये एक इशू था। ऐसे जूनागढ़ में रिलीजन वॉज एन इशू। जूनागढ़ स्टेट द पॉपुलेशन वॉज मेजॉरिटी, पॉपुलेशन वॉज हिंदू, एंड द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉज ए मुस्लिम। ये एक प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को जब आगे बढ़ा दिया गया, जब उसकी बात आई इंटीग्रेशन की, तो हैदराबाद स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसे रजाकार कहते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन। और उन्होंने एक मिलिशिया की तरह सेना इकट्ठी कर ली, एंड देन दे स्टार्टेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स। तो इससे क्या हुआ, देयर इमर्ज्ड ए वेरी सीरियस इशू of several people, lakhs of the people migrating out of Hyderabad state into the neighboring states. It created the problem of law and order, administrative breakdown. तभी वल्लभ भाई पटेल को ये हाथ में लेना पड़ा मुद्दा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम तो थी ही, इवन इफ द इंटीग्रेशन वॉज डन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, बट देन पीपल वर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस। इसलिए मराठी पीपल, गुजराती पीपल, पंजाबी, Hindi speaking, Oriya speaking, they were very much concerned about having their own state on the basis of language. इसमें 1953 में पहला जो स्टेट था इस तरह से आंध्रा था। Then the demand for the linguistic reorganization emerged. हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं देना है, प्रॉब्लम बताना है। और फिर प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल्स एंड एथनिसिटीज, बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एथनिसिटीज़ लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक मणिपुर, बहुत सारे रियासतों को, मणिपुर की रियासत थी, ऐसे ट्राइबल स्टेट्स थे उसमें नॉर्थ ईस्ट में,
या बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स थे दूसरे क्षेत्रों में, उन ट्राइबल्स में एक फीलिंग थी कि व्हाट वुड हैपन टू अस आफ्टर द इंटीग्रेशन, वेदर वी वुड बी एबल टू मेंटेन आवर आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। तो उनको मनाया गया। जैसे मणिपुर का स्टेट था, मणिपुर के राजा को मनाया गया इस बात के लिए कि भाई आप चिंता मत करिए, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस तरह से एश्योरेंसेस दिए गए। ठीक है, तो इतना ही आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा।